इनका मकसद ये है कि ये जो एजेंडे हैं देश में हिंदू मुसलमान का, उस पर चर्चा करवाई जाए। एक तो इनका मकसद ये है कि देश में जाति जनगणना जो बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, ईवीएम जो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, ये मुद्दे खत्म हो जाएं और देश में केवल हिंदू मुसलमान के मुद्दों पर चर्चा हो। तो इसके लिए इन लोगों ने सोचा कि अगर वक्फ बिल लाया जाए और वक्फ में अगर गैर मुसलमानों को रखने का प्रावधान उसमें किया जाए, तो निश्चित रूप से अगर आप इतना ही मुसलमानों के इसमें गैर मुसलमानों को रखना चाहते हैं और फिर आप ये कह रहे हैं कि नहीं भाई पिछड़े मुसलमानों को फायदा होगा और गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। आप गरीब और पिछड़े मुसलमानों की चिंता कर रहे हैं, मगर देश में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ओबीसी के लोग, जिनको जिनको संख्या के अनुपात में कहीं पर भी हिस्सेदारी नहीं है, उनका हक नहीं मिल रहा, आप उनकी चिंता नहीं कर रहे। नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी वक्फ बिल पर हम चर्चा करेंगे। जिस तरह जो देश भर की जो बहुत सारी जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहती थी, खास करके जो बहुजन समाज की पार्टियां थी, चाहे नीतीश जी को ले लीजिए, चाहे नायडू जी को ले लीजिए, या चिराग पासवान जैसी जो पार्टियां थी, उन पार्टियों ने इस बिल का खुला समर्थन किया। इसको लेकर क्या कहेंगे सर? जिस तरह अपने को सेकुलर कहने के बाद ये जो बिल आया था, लोग ये मान रहे थे कि ये बिल पास नहीं होगा क्योंकि नीतीश और नायडू जी मुस्लिम हितैषी अपने आप को कहते हैं। तो क्या कहेंगे सर आप? देखिए, जो ये बिल लाया गया, आरएसएस बीजेपी के लोग बार बार ऐसे बिल और ऐसे कानून ला रहे हैं कि वो जिनके लिए ला रहे हैं और जिनके फायदे की बात बता रहे हैं, वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मतलब जिनका फायदा है, जिनके फायदे की बात वो कह रहे हैं, वो लोग इससे सहमत नहीं, उनको फायदा हो रहा है। इसी प्रकार से किसानों के लिए बिल लाया गया, और जब किसानों के लिए बिल लाया गया तो लंबे समय तक किसान उसके खिलाफ में रहे और सरकार ये कहती रही कि हम किसानों को समझा लेंगे कि ये उनके हित में है। तो इनकी कथनी और करनी में अंतर है। मतलब हाथी के दांत दिखाने के अलग हैं और खाने के अलग हैं। ये लोग लाते हैं तो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये बिल समाज के हित में ला रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये फायदा पूंजीपतियों को पहुंचाना चाहते हैं, अपने लोगों को पहुंचाना चाहते हैं। तो किसानों की जो जमीन थी उस पर इनकी निगाह थी, ये पूंजीपतियों को जमीन देना चाहते थे। तो किसानों ने लंबे समय तक संघर्ष किया और सैकड़ों की संख्या में किसान शहीद हो गए उस आंदोलन में, और फिर जाकर सरकार को वो बिल वापस लेना पड़ा। इसी प्रकार से इन लोगों ने नोटबंदी किया था और कहा था कि अब काला धन खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। हालात यहाँ तक पहुंच गए कि हाई कोर्ट के जज के यहाँ से ही पैसे निकल रहे हैं, नोटों के बोरे निकल रहे हैं, या इतनी नोटें निकल रही हैं जिसके बारे में पूरे देश भर में लोग परेशान हैं कि हाई कोर्ट के जज की ये स्थिति है, तो दूसरे लोगों के क्या हालात होंगे। तो सवाल ये नहीं है, इन्होंने कहा कि छोटे व्यापारियों को बड़ा फायदा होगा अगर जीएसटी आ जाएगी, तो आज सभी लोग परेशान हैं। तो ये गुमराह करने का काम करते हैं। इसी प्रकार से इन लोगों ने मुसलमानों के लिए ये बिल लाया, वक्फ का बिल लाया। अगर मुसलमानों के हित में था तो आप मुसलमानों के साथ चर्चा करते, वार्ता करते, और मुसलमानों की सहमति से उनके हित के लिए, हित तो जिसके हित में है उसको भी समझ में आता है कि हमारे हित में है, तो वो लेके आते। लेकिन इनका मकसद कुछ और है। इनका मकसद ये है कि ये जो एजेंडे हैं देश में हिंदू मुसलमान का, उस पर चर्चा करवाई जाए। एक तो इनका मकसद ये है कि देश में जाति जनगणना जो बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, ईवीएम जो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, ये मुद्दे खत्म हो जाए और देश में केवल हिंदू मुसलमान के मुद्दों पर चर्चा हो। तो इसके लिए इन लोगों ने सोचा कि अगर वक्फ बिल लाया जाए और वक्फ में अगर गैर मुसलमानों को रखने का प्रावधान उसमें किया जाए, तो निश्चित रूप से अगर आप इतना ही मुसलमानों के इसमें गैर मुसलमानों को रखना चाहते हैं और फिर आप ये कह रहे हैं कि नहीं भाई पिछड़े मुसलमानों को फायदा होगा और गरीब मुसलमानों को फायदा होगा, आप गरीब और पिछड़े मुसलमानों की चिंता कर रहे हैं, मगर देश में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ओबीसी के लोग, जिनको संख्या के अनुपात में कहीं पर भी हिस्सेदारी नहीं है, उनका हक नहीं मिल रहा, आप उनकी चिंता नहीं कर रहे हैं। आप मुसलमानों के वक्फ में मुसलमानों के पिछड़ों को हिस्सेदारी दिलवाना चाहते हैं, मगर अपने राम मंदिर के ट्रस्ट में आप एक भी ओबीसी को रखना नहीं चाहते।
अब देश भर में जो मंदिर है, क्या उन मंदिरों में आप आरक्षण लागू करेंगे? क्या आप SC ST OBC को संख्या के अनुपात में मंदिरों की में जो पुजारी होते हैं, जो महंत होते हैं, उनमें आप रिजर्वेशन लागू करेंगे? क्या आप मंदिरों की संपत्तियों में बंटवारा करेंगे? SC ST OBC के विकास के लिए उनको लगाने के लिए आप तैयार हैं? तो आप अपने लिए तैयार नहीं है और दूसरों के लिए आप घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि ये देश के लोगों को गुमराह करने का और देश के लोगों का ध्यान दूसरी तरफ भटकाने का मामला है। मोदी के दोस्त ने टैरिफ लगा दिया 26%, उस पर पार्लियामेंट में कोई चर्चा नहीं हुई। पूरे देश की मार्केट धड़ाम हो गई उससे, और देश की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा बिगड़ने की संभावना है इससे। तो इन सब चीजों पर चर्चा ना हो और केवल हिंदू मुसलमान की चर्चा हो, इसको ध्यान में रख करके एक तो ये बिल लाया गया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जो वक्फ की संपत्ति है, आप कह रहे हो कि वक्फ की संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है इसलिए हम उसको ठीक करने के लिए ला रहे हैं। आप एक तरफ ठीक करने की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ जो वक्फ की जमीन कोई कब्जा करता था तो वो गैर जमानती थी, तो आप उसको जमानती कर दे रहे हो। साशरम कारावास था तो आप उसको कारावास कर दे रहे हो। एक तरफ आप सजा कम कर रहे हो और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि नहीं, हम तो जो गड़बड़ी हो रही थी उसको रोकने के लिए ला रहे हैं। तो आप जो कर रहे हो और जो आपकी मंशा है, जब सजा कम हो जाएगी, सजा कमजोर हो जाएगी, तो कब्जा तो और बढ़ेगा। तो आप किस आधार पे कह रहे हैं? तो सवाल ये नहीं है कि ये किसी का हित करना चाह रहे हैं, ये एक का हित दिखा करके कोई गलत काम करना चाहते हैं। क्योंकि देश में लोगों को देश के लोगों को गुमराह करते हैं और गुमराह करके एक वर्ग को अपने पक्ष में खड़ा करते हैं और एक वर्ग को अपने पक्ष में खड़ा करके अपने हित में उस हिसाब से कानून बनाते हैं और फिर ये सबका सत्यानाश करने का काम करते हैं। तो देश में ये किसी के नहीं है, ये केवल और केवल देश में, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, तो ये दिखाना चाहते कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं और ये दिखा करके देश में SC ST OBC के लोगों को हिंदू के नाम पर ये ध्रुवीकरण करना चाहते हैं और ध्रुवीकरण करके उनका वोट लेना चाहते हैं। तो आज सतर्क होने की जरूरत मुसलमानों को नहीं है, सतर्क होने की जरूरत देश में SC ST OBC के लोगों को है कि जो उनके मौलिक इशू है, उन मौलिक इशूज को खत्म करने का काम, उसको डाइवर्ट करने का काम और उसको चर्चा से बाहर करने का काम किया जा रहा है हिंदू मुसलमान का माहौल बनाकर। अगर मुसलमानों के संदर्भ में संविधान का उल्लंघन करके कानून लाया जा रहा है तो कल SC ST OBC के संदर्भ में पहले भी बहुत सारे आए हैं, आगे भी आ जाएंगे। तो इसके लिए सतर्क होने की जरूरत है SC ST OBC के लोगों को। अगर संविधान ये कहता है, संविधान का आर्टिकल 26 कहता है कि हर धर्म को स्वतंत्रता है कि वो अपने संस्थानों का प्रबंध करे, तो आप उसमें गैर मुस्लिमों को क्यों घुसा रहे हो? अगर इक्वलिटी बिफोर लॉ भारतीय संविधान में है तो इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब ये है कि अगर दूसरे धर्मों को उनका स्वतंत्र प्रबंधन करने की इजाजत है तो इसी प्रकार से इन लोगों को भी होना चाहिए। लेकिन आप इस प्रकार का कानून लाना चाहते हो जिससे विवाद बढ़े, और विवाद बढ़े तो इस पर हिंदू मुसलमान की चर्चा हो और इसके आधार पर जो मेन इशूज हैं उनसे ध्यान भटकाया जाए। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में हुई थी, उसको लेकर हाई कोर्ट तक ने कहा कि इसमें पिछड़े वर्ग के साथ धोखा हो गया और पिछड़े वर्ग के इतने पद जो पिछड़े वर्ग को दिए जाने चाहिए, हाई कोर्ट ने आदेश दिया। NCBC जिसको इन्होंने बनाया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, उसने भी इस बात को स्वीकार किया, लेकिन उस पर तो कोई कार्यवाही नहीं हुई और संसद में आप पिछड़े मुसलमानों को लेकर के घड़ियाली आंसू बहा रहे हो। और आपके जो पिछड़े हैं जिनको आप हिंदू कहते हो, आप अपने पिछड़ों के लिए तो कुछ करने के लिए तैयार नहीं हो। तो ये बहुत बड़ा धोखा है, इसको समझना चाहिए। और जो दल उनके साथ गए हैं, वो दल के जो लोग हैं, वो दल के लोगों को इन लोगों ने दबाव में लिया है, क्योंकि इनके पास दबाव में लेने का तो तरीका ही। वैसे भी सेंटर में जब नीतीश कुमार के इसके पहले जो मिनिस्टर बने थे उनको भी इन लोगों ने अपने खेमे में ले लिया था। तो इसके बाद में RCP सिंह को, और RCP सिंह को बाद में नीतीश कुमार को पार्टी से बाहर करना पड़ा था। तो ये जो हालात है कि ये जो सहयोगी दल है इनके ऊपर भी इन लोगों ने दबाव बनाया हो और दबाव बना करके उनका भी समर्थन लेने का काम किया। एक्चुअल बात यह है कि इस देश में सेकुलर और कम्युनल का मामला नहीं, एक्चुअल बात है कि इस देश में जालिम और मजलूम का मामला है।
जालिम कौन है और मजलूम कौन है? ये सेकुलर और कम्युनल के नाम पर एक जालिम जो है सेकुलर की तरफ खड़ा होता है और एक जालिम कम्युनल की तरफ खड़ा होता है, और दोनों जालिम जो है मिलजुल करके देश के मजलूमों के ऊपर राज करते। तो ये देश की राजनीति जो है, ये सेकुलर कम्युनल की राजनीति गलत है। एक्चुअल बात यह है कि इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को उनके हकों से देश में लंबे समय से वंचित किया जा रहा है। इसके लिए कांग्रेस भी बराबर की जिम्मेदार है जो अपने को सेकुलर कहती है, और बीजेपी भी बराबर की जिम्मेदार है जो अपने को कम्युनल होने के लिए कम्युनल कहती है। तो ये जो दोनों दल हैं, ये दोनों दल मिलजुल करके देश में जो मूल लोग हैं, इस देश के असल बासिंदे, मूल निवासी लोग हैं, उनको उनके हक अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। और तमाम मुद्दों पर दोनों की राय एक है। अभी जब पार्लियामेंट में बहस चल रही थी तो ना तो राहुल गांधी उस बहस में कुछ बोले, ना तो प्रियंका गांधी उस बहस में कुछ बोली, ना तो सोनिया गांधी उस बहस में कुछ बोली। तो देश में ये कांग्रेस और बीजेपी के लोग धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर एक तरफ वो एससी, एसटी, ओबीसी के जो जाहिल लोग हैं उनका हिंदू के नाम पर ध्रुवीकरण बीजेपी के लोग करना चाहते, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग एक मुश्त जब ऐसे मुद्दे उठते हैं तो मुसलमानों का वोट पा जाते हैं, और जो सेकुलर लोग हैं एससी, एसटी, ओबीसी में अपने को सेकुलर मानने वाले लोग हैं उनका समर्थन और उनका वोट पा जाते हैं। तो देश के ये हालात हैं, और दोनों मिलकर इस देश के संवैधानिक अधिकारों को, जो हमारे संवैधानिक अधिकार है, उनको खत्म करने का काम कर रहे हैं। तो इससे सतर्क रहने की जरूरत है और अपने मुद्दों पर डटे रहने की जरूरत है। जी, तो साथियों हमारे साथ चौधरी विकास पटेल सब थे और जिन्होंने 9 तारीख को जो दिल्ली भरो आंदोलन होने जा रहा है, क्योंकि जी ये जो सारा कुछ हो रहा है तो डर खत्म हो गया, नीतीश का भी डर खत्म हो गया, चिराग का भी डर खत्म हो गया, और इनका जो चौधरी है ये इनका भी डर खत्म हो गया। तो ये डर क्यों खत्म हो गया? और चंद्रबाबू नायडू का भी डर खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि इन सब को बीजेपी ने कह दिया कि अब क्या दिक्कत है, हम तो चुनाव जीत ही लेंगे। तो ये जो ईवीएम का मसला है ये भी बड़ा विवादित मसला है। तो ये बड़ा मसला है, तो ईवीएम ने लोगों का मनोबल बढ़ाया है। तो ईवीएम के खिलाफ 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन है, और जाति जनगणना को लेकर और वो संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में पिछड़े वर्ग के लोगों को हिस्सेदारी मिले, इसको लेकर के जो आंदोलन होने जा रहा है, इसमें पूरी ताकत के साथ शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये है इशू, इस देश का इशू ये है। दूसरे इशू उठा करके जो मेन इशू है उसको नॉन इशू में कन्वर्ट किया जा रहा है। आज ये डर खत्म हो गया, और वोटों के प्रभाव को, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के वोटों के प्रभाव को प्रभावहीन किया जा रहा है। उसके पीछे का ये कारण है, तो इसको खत्म करना पड़ेगा। तो इसके लिए 9 अप्रैल का जो जेल भरो आंदोलन हो रहा है उसमें पूरी ताकत के साथ लोगों को शामिल होना चाहिए। तो साथियों हमारे साथ चौधरी विकास पटेल साहब थे जिन्होंने साफ तौर पर जो वक्फ बिल जो आया है उस पर उन्होंने विस्तारपूर्वक सारे लोगों को जानकारी दी, और साथ में जो 9 अप्रैल का आंदोलन है, जो ईवीएम का मुद्दा है, चाहे महापुरुषों की जो जिस टीका टिप्पणी का मामला हो और ओबीसी जनगणना का मामला हो, जो बहुत दिनों से मामला बनते हुए नजर आ रहा है। तो साथियों इन तमाम विषयों पे आपका क्या कहना है, अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक के लिए बने रहिए भोजन 85 का। धन्यवाद, धन्यवाद सर।